हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आए हैं एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज का आज यह 5वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातीय कलाकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ध्यान रखिए, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मोटे अनाज के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसे मिलेट क्वीन की उपाधि से पहचान मिली है? तो ऑप्शन है आपके कमलाबाई, सावित्रीबाई, लहरीबाई, बेमाबाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, लहरीबाई को मिलेट क्वीन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, लहरीबाई किस जिले की है? तो ध्यान रखिएगा डिंडोरी। तो डिंडोरी जिले से ये संबंधित है, और लगभग 150 से ज्यादा मोटे अनाजों के बीजों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया है ना। और फिर ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित भी हुई हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, लहरीबाई को पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया था? आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 2019-20, 2020-21, माफ करिए 21-22, 2022-23, 2023-24। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, 2021-22 में है ना लहरीबाई जो डिंडोरी जिले की हैं, उन्हें पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सावनी बाई का संबंध है। ऑप्शन है भील चित्रकला, बैगा चित्रकला, गौड़ चित्रकला, गुड़िया शिल्प का। तो आंसर हो जाएगा इनका आंसर बी हो जाएगा, सावनी बाई का संबंध किससे है? बैगा चित्रकला से है। अब आपको याद रखना है सावनी बाई किस जिले की हैं, तो ध्यान रखिएगा डिंडोरी। तो सावनी बाई का संबंध डिंडोरी जिले से है और बैगा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में पद्मश्री सम्मानित जोधिया बाई का संबंध किस जिले से है? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, है ना। ऑप्शन है उमरिया, डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, है ना। जो आपके जोधिया बाई हैं वो उमरिया जिले की हैं, और वर्ष 2023 में इन्हें है ना पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इनका संबंध किससे है? तो बैगा चित्रकारी से है। तो बैगा भित्ति चित्र, बैगा भित्ति चित्र के लिए ये प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस महिला आदिवासी को राष्ट्रीय मातृ शक्ति पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है जोधिया बाई, सावनी बाई, भूरी बाई, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, जोधिया बाई को वर्ष 2022 में, ध्यान रखिएगा, है ना, राष्ट्रीय मातृ शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जैसा हमने बात की, जोधिया बाई कहाँ से संबंधित है? उमरिया जिले से है, उमरिया जिले से हैं, और इनका संबंध किससे है? बैगा चित्रकारी से है। बैगा चित्रकारी, बैगा भित्ति चित्र बनाने के लिए यह प्रसिद्ध है। सावनी बाई के बारे में हमने बात की है ना। तो सावनी बाई जो है ना, ये भी बैगा चित्रकार हैं और डिंडोरी जिले की हैं। भूरी बाई है ना, भूरी बाई आपके झाबुआ जिले की हैं, भीली चित्रकार हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जनजातीय नृत्यकार अर्जुन सेन धुर्वे है ना का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन है बैगा जनजाति, गौड़ जनजाति, भील जनजाति, मुडिया जनजाति। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा, है ना, अर्जुन सेन धुर्वे का संबंध बैगा जनजाति से है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से 2 प्रश्न अर्जुन सेन धुर्वे के बारे में महत्वपूर्ण है। अर्जुन सेन धुर्वे किस जिले के हैं? तो डिंडोरी जिले के हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, नृत्यकार है तो कौन सा नृत्य? तो परधोनी। तो परधोनी नृत्य के लिए ये प्रसिद्ध है। परधोनी नृत्य बैगा जनजाति में होता है। परधोनी नृत्य के लिए अर्जुन सेन धुर्वे प्रसिद्ध हैं। और साथ ही साथ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो 2022 में पद्मश्री, देखिए 2023 में जोधिया बाई को मिला है, और 2022 में है ना अर्जुन सेन धुर्वे को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में पद्मश्री सम्मानित दुर्गाबाई व्याम का संबंध किस कला से है? ऑप्शन है गुड़िया कला, डिगना कला, भीली चित्रकला, बैगा चित्रकला। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, है ना, डिगना कला से संबंधित है। अगर ऑप्शन में डिगना नहीं होता है तो फिर गौड़ कला आएगा, गौड़ चित्रकला। तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गौड़ चित्रकला, है ना। तो दुर्गाबाई व्याम जिन्हें 2022 में है ना सम्मानित किया गया है, वो डिगना या गौड़ी चित्रकला से संबंधित है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, दुर्गाबाई व्याम का जिला कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ये डिंडोरी जिले से संबंधित है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गौड़ कलाकार द्वारा भारत भवन में चित्र बनाए गए हैं? है ना। ऑप्शन है देवी सेन, शंकर शाह,
राम से श्याम, जनगण से श्याम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, जनगण से श्याम। ध्यान रखिएगा, एक गौड़ कलाकार हैं, गौड़ चित्रकार हैं, और इन्होंने भारत भवन में भी चित्र बनाए हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न भी इनसे पूछा जा सकता है, भाई धनगढ़ से श्याम का संबंध किससे है? तो ये भी डिंडोरी जिले के हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, डिंडोरी जिले के हैं। भारत भवन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, भारत भवन का निर्माण कब हुआ है? 13 फरवरी 1982 को हुआ है। और भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो चार्ल्स कोरिया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। और यहाँ से एक पत्रिका निकलती है, ध्यान रखिएगा, है ना, बहुवचन। तो बहुवचन नामक पत्रिका का प्रकाशन भारत भवन के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जनगण से श्याम के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन है, गौड़ी चित्रकला में सर्वप्रथम कागज कैनवास का प्रयोग किया, जनगण कला को सृजित किया, मध्य प्रदेश की विधानसभा में चित्र बनाए, बैगा जनजाति की उपजाति प्रधान से संबंधित हैं। तो क्या सही नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, ये प्रधान जनजाति से तो संबंधित है, पर ये बैगा की नहीं होती है, गौड़ जनजाति की होती है। ध्यान रखिएगा, तो गौड़ जनजाति की उपजाति प्रधान जनजाति से संबंधित है कौन? आपके जनगण से श्याम। यदि अन्य विकल्पों की बात करें तो बिल्कुल आपको याद रखना है ना, कि सर्वप्रथम इन्होंने ही कागज या कैनवास पर, है ना, गौड़ी चित्रकला को उकेरा है। और इन्होंने जो चित्रकारी शुरू की है उसको फिर एक नाम दिया गया है, जनगण कलाम के नाम से उसी चित्रकारी को आगे जाना गया है। और बाद में उन्होंने विधानसभा हो चाहे भारत भवन हो, वहां पर चित्र बनाए हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गौड़ चित्रकार भज्जू से श्याम का संबंध गौड़ जनजाति की किस उपजाति से है? ऑप्शन है, अगरिया, प्रधान, ओझा, नगारची। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर बी। ध्यान रखिएगा, इनका संबंध प्रधान से है, गौड़ जनजाति के अंतर्गत। अब यदि हम भज्जू से श्याम से बात करें, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, वर्ष 2018 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आपके पेपर में एक ना एक ऐसा व्यक्ति पूछा जाता है जिसे पद्मश्री प्राप्त हुआ है, और जनजातियों से संबंधित अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो वर्ष 2018 में, है ना, भज्जू से श्याम को, है ना, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। द नाइट लाइक ऑफ ट्रीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है, भज्जू से श्याम, थावर से, बालेश्वर दयाल, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, भज्जू से श्याम के द्वारा द नाइट लाइट ऑफ ट्रीज नामक पुस्तक की रचना की गई है। साथ ही साथ द लंदन जंगल बुक, है ना, ये भी लिखी गई है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये बुक के भी बड़ी प्रसिद्ध हुई थी जब ये प्रकाशित हुई थी। तो भज्जू से श्याम, और 2018 में इन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। आंसर ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। शिखर सम्मान और अहिल्या सम्मान के साथ ही पद्मश्री 2021 सम्मानित भूरी बाई का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन है, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार। प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा ए, झाबुआ जिले से संबंधित है भूरी बाई। और ध्यान रखिएगा, भीली चित्रकार हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, पिथौरा चित्रकला से संबंधित है, पिथौरा चित्रकला। तो भील जनजाति में जो चित्रकला होती है उसको पिथौरा चित्रकला का संबंध भील जनजाति से होता है। और इस पिथौरा चित्रकला को लिखने वाले, है ना, जो होते हैं वो लिखिंदरा भी कहा जाता है, लिखिंदरा। और ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जा सकता है, पिथौरा चित्रकला में सबसे प्रसिद्ध चित्र किसके बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर घोड़े के चित्र बनाए जाते हैं पिथौरा चित्रकला के अंतर्गत। तो भूरी बाई झाबुआ जिले से संबंधित है, भीली चित्रकार हैं। भीली ऑप्शन नहीं होगा तो पिथौरा चित्रकला होगा, आपको वो लगाना है। और इस पिथौरा चित्रकला के अंतर्गत घोड़े के चित्र विशेष रूप से बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ भूरी बाई को आपको याद रखना है, 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, डॉटेड लाइन बुक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है, शांत भूरिया, भूरी बाई, पेमा फात्या, कोई नहीं। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, भूरी बाई जो है इनकी आत्मकथा है डॉटेड लाइन बुक, इसे आपको याद रखना है। पेमा फात्या भी ध्यान रखना है, ये भी प्रसिद्ध भीली चित्रकार थे। चलिए आगे बात करें। अगला प्रश्न है, अशोक परमार और शांति परमार का संबंध किस शिल्प कला से है? ऑप्शन है, भीली चित्रकला, गुड़िया कला, बांस शिल्प, मृदा शिल्प। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, गुड़िया शिल्प से संबंधित है अशोक परमार और शांति परमार।
अच्छा, यहाँ से 2 प्रश्न और पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अशोक परमार और शांति परमार किस जिले से संबंधित है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? झाबुआ जिले से संबंधित है। दूसरी बात है, इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2023 में, है ना, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इसके पहले हमने देखा भूरी बाई, वो भी झाबुआ से संबंधित है, उन्हें 2021 में पद्मश्री मिला है। और अशोक परमार, शांति परमार, है ना, इन्हें 2023 में पद्मश्री मिला है। भूरी बाई भीली चित्रकला से संबंधित हैं, अशोक परमार, शांति परमार गुड़िया कला से संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में गुड़िया शिल्प कला से संबंधित 2 जिले कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, गुड़िया शिल्प से संबंधित हमारे यहाँ एक झाबुआ जिला है, झाबुआ, और दूसरा जिला कौन सा है? ग्वालियर। तो ग्वालियर ये भी आपको याद रखना है। और ग्वालियर में ध्यान रखिएगा बत्तोबाई, है ना, बत्तोबाई, है ना, ये गुड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध मानी जाती थी, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बत्तोबाई किस शिल्प कला से संबंधित है ना? गुड़िया शिल्प से। अगला प्रश्न है, शिखर सम्मान और तुलसी सम्मान से सम्मानित पेमा फात्या का संबंध किस कला से है? ऑप्शन है डिगना कला, है ना, नोहेडोरा चित्रकला, पाटनगढ़ चित्रकला, पिथौरा चित्रकला। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ना, आंसर डी हो जाएगा, पिथौरा चित्रकला, है ना। इसको भीली चित्रकला भी कहते हैं, भीली चित्रकला, है ना, चित्रकला। तो अगर पिथौरा नहीं है ऑप्शन में तो फिर आंसर आ जाएगा भीली चित्रकला। पेमा फात्या का नाम भीली या पिथौरा चित्रकला में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, शिखर सम्मान से सम्मानित है। और ध्यान रखिएगा, मैंने जैसे कि बताया, पिथौरा चित्रकला में विशेष रूप से घोड़े के चित्र बनाए जाते हैं। चलिए आगे बात करें, वैसे अन्य विकल्प की बात करें तो डिगना कला, इसको गौणी चित्रकला भी कहते हैं। नोहेडोरा चित्रकला, ध्यान रखिएगा, बैगा जनजाति में, है ना, जो भित्ति चित्र होते हैं उनको ही नोहेडोरा चित्रकला के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन है जमुना देवी, उमा भारती, निर्मला बुच, सरला ग्रेवाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जमुना देवी। ध्यान रखिएगा, उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है ना, और यदि पहली महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो फिर आपका आंसर आ जाएगा उमा भारती। उप मुख्यमंत्री जमुना देवी जी हैं। इनसे कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो इनका संबंध किस जिले से है? तो आपको याद रखना है धार जिले से है। दूसरी बात, है ना, उप मुख्यमंत्री कब बनी है? तो 1998 में, है ना, उप मुख्यमंत्री बनी है ना, उप मुख्यमंत्री, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ, है ना, ये मतलब मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली आदिवासी महिला उप मुख्यमंत्री है 1998 में। साथ ही साथ 2003 में, है ना, इन्हें विपक्ष का नेता भी बनाया गया था। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि विपक्ष का नेता कौन बने थे 2003 में? जमुना देवी जी। ठीक, इन्हें बुआ जी के नाम से जाना जाता है, बुआ जी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। उमा भारती के बारे में आप जानते हो, पहली महिला, है ना, मुख्यमंत्री रही है मध्य प्रदेश की। चलिए आगे बात करते हैं, पेसा एक्ट का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कांतिलाल भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया, विजेंद्र सिंह भूरिया, नरेंद्र साय भूरिया। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, दिलीप सिंह भूरिया को पेसा एक्ट का जनक कहा जाता है। दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में ही, है ना, पेसा एक्ट के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, है ना, और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर पेसा एक्ट लाया गया था, है ना। कब लाया गया था? 1996 में लाया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है ये एक्ट कब लाया गया था? 1996 में। इसको भूरिया कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, भूरिया कमेटी मतलब दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ से दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पेसा एक्ट को कब लागू किया है ना। तो ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर 2022 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पेसा एक्ट को लागू किया गया है। ये प्रश्न एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है फगन सिंह कुलस्ते, दिलीप सिंह भूरिया, जमुना देवी, उमंग सिंघार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, दिलीप सिंह भूरिया के द्वारा ये नारा दिया गया था। और जैसा कि, है ना, मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं, है ना, कि भूरिया कमेटी पेसा एक्ट 1996 में जो लाया गया, इन्हीं की रिकमेंडेशन, इन्हीं की अध्यक्षता में बनी समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर लाया गया था। दिलीप सिंह भूरिया का संबंध, ध्यान रखिएगा, झाबुआ जिले से है। हाँ, तो किस जिले से? झाबुआ जिले से है। 6 बार ये, है ना, MP मतलब सांसद रहे हैं, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, जो दिलीप सिंह भूरिया जी हैं, है ना, कई सारी कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। तो आगे जाके कमेटी एक तेंदुपत्ता
समिति बनाई जाएगी तो तेंदुपत्ता समिति के अध्यक्ष भी दिलीप सिंह भूरिया रहे हैं, और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष भी दिलीप सिंह भूरिया रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री नरेश चंद्र सेन ने कितने दिन तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था? 10 दिन, 13 दिन, 15 दिन, 18 दिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 13 दिन तक इन्होंने संभाला था। अब हम नरेश चंद्र सेन जी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, एक तो गौड़ जनजाति से थे। किससे थे? गौड़ जनजाति से। सारंगगढ़ है ना, सारंगगढ़ रियासत के राजा थे, है ना। तीसरी बात है, कब है ना मुख्यमंत्री बने हैं? तो 1969 में मुख्यमंत्री बने हैं। 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री थे, बाद में फिर इनको हटाया जाता है, और इनके मुख्यमंत्री के बाद श्यामाचरण शुक्ल है ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है, और मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री माने जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में शिव भानु सिंह सोलंकी उप मुख्यमंत्री रहे हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। ऑप्शन है सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अर्जुन सिंह की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं शिव भानु सिंह सोलंकी जी। अच्छा, कब रहे हैं? तो आपको याद रखना है वर्ष 1980 में रहे हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न इनसे पूछा जा सकता है, शिव भानु सिंह सोलंकी का संबंध किस जिले से रहा है? तो अति महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है धार जिले से इनका संबंध रहा है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्ष रही हैं? ऑप्शन है अनुसुईया उइके, जमुना देवी, कमला भूरिया, दुर्गा उइके। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर है अनुसुईया उइके, है ना, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्ष रही हैं। ध्यान रखिएगा इनका संबंध किस जिले से है? तो याद रखिएगा छिंदवाड़ा जिले से ये संबंधित है ना। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की यदि हम बात करें तो ये आयोग कब बना था, आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा वर्ष 1995 में इस आयोग का गठन किया गया था। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 1+2 है ना, एक अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर पूछा जाए कि भाई इस आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार आयोग की नियुक्ति करती है ना। हटाएगा कौन सदस्यों को? तो राज्य सरकार ही आयोग सदस्यों को हटाएगी। और सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसे है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फिर राज्य सरकार को ही सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिज्ञ अनुसुईया उइके किन पदों पर रही हैं? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इन तीनों ही पद पर, है ना, अनुसुईया उइके रही हैं। ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ है ना मणिपुर की भी राज्यपाल ये रही थी, तो ये भी रिसेंटली आपके लिए महत्वपूर्ण है। मणिपुर की भी राज्यपाल अनुसुईया उइके रही हैं। और जैसा कि हमने बताया है ना, इनका संबंध किस जिले से है? छिंदवाड़ा जिले से है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कौन है? विक्रांत सिंह, गोविंद सिंह, उमंग सिंहार, अजय सिंह। तो प्रश्न का सही आंसर कौन हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, उमंग सिंहार वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। ये जमुना देवी जी के, है ना, ये बेटे हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान में। चलो आगे बात करते हैं, है ना। फगन सिंह कुलस्ते वर्तमान में किस लोकसभा सीट से सांसद हैं? बालाघाट, मंडला, शहडोल, सीधी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा, मंडला जिले से, है ना, सांसद है। 6 बार, है ना, 6 बार ये सांसद रहे हैं, इसको आपको याद रखना है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार में, है ना, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में जंगल काटो या जंगल काट दो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है कांतिलाल भूरिया, दुर्गा शंकर मेहता, मामा बालेश्वर दयाल, टंटिया भील। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, मामा बालेश्वर दयाल द्वारा जंगल काटो आंदोलन का नेतृत्व किया गया है। अब यदि हम मामा बालेश्वर दयाल की बात करें तो ध्यान रखिएगा इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान के भील जनजाति के लिए इन्होंने कार्य किया है। 1960 के दशक में इन्होंने धार और झाबुआ, ध्यान रखिएगा 2 जिले याद रखना है आपको। 1960 के दशक में धार झाबुआ जिले में इन्होंने जंगल काटो आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और इन्हें भीलों का गांधी कहा जाता है ना, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुनाथ सिंह भिलाला का कार्यक्षेत्र रहा?
ऑप्शन है झाबुआ बड़वानी, बैतूल छिंदवाड़ा, सिवनी बालाघाट, खंडवा खरगोन। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा झाबुआ बड़वानी का जो क्षेत्र है वो रघुनाथ सिंह का है ना कार्य क्षेत्र रहा है। 1857 की क्रांति में है ना इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया है। शंकर साहेब रघुनाथ साहेब है ना कि सेना के गुप्तचर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कोमागौंड का संबंध किस सत्याग्रह से है? ऑप्शन है घोड़ा डोंगरी, टुरिया जंगल सत्याग्रह, ओरछा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह से कोमागौंड का संबंध है। और घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कहां पर हुआ है? बैतूल में हुआ है। कब हुआ है? 1930 में हुआ है। इसे आपको याद रखना है। अन्य विकल्पों की बात करें तो टुरिया जंगल सत्याग्रह, ध्यान रखिएगा, ये सिवनी जिले में हुआ है। दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में हुआ था। पूछा जाता है इसके लीडर कौन थे? तो दुर्गा शंकर मेहता थे। और कब हुआ है? 1930 में हुआ है ना। ओरछा जंगल सत्याग्रह भी 1930 में हुआ है। लाला राम वाजपेयी, ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक नेता का नाम है लाला राम, है ना, वाजपेयी, इनका संबंध ओरछा सत्याग्रह से है। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में हुआ है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में वर्ष 1930 में हुए जंगल सत्याग्रह में किसने भाग लिया? ऑप्शन है विष्णु सिंह गौड़, बंजारी सिंह कोरकू, राम गौड़, उपरोक्त सभी, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा डी, विष्णु सिंह गौड़, बंजारी सिंह कोरकू, राम सिंह गौड़, इन तीनों का संबंध है 1930 के जंगल सत्याग्रह से है। और ध्यान रखिएगा घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, मध्य प्रदेश में 2 जगह जंगल सत्याग्रह हुआ है मुख्य रूप से, है ना। एक तो घोड़ा डोंगरी में और एक हुआ है आपका टुरिया में। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह गंजन सिंह कोरकू के लीडरशिप में हुआ और टुरिया जंगल सत्याग्रह दुर्गा शंकर मेहता की लीडरशिप में हुआ। तो इन तीनों का संबंध है घोड़ा डोंगरी, है ना, जंगल सत्याग्रह से है, बैतूल से है, 1930 में जो जंगल सत्याग्रह हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध क्रांतिकारी बादल भोई के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन है वर्ष 1930 में विश्वनाथ सालपेकर के नेतृत्व में जंगल कानून को तोड़ा। दूसरा है वर्ष 1925 में तामिया आदिवासियों का नेतृत्व किया, तामिया में आदिवासियों का नेतृत्व किया। तीसरा है 1940 में जहर के कारण की मृत्यु हुई। और डी है श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है। तो क्या सही नहीं है पूछा गया है, आंसर आ जाएगा बी। ध्यान रखिएगा 1925 की जगह पे आएगा 1923। तो वर्ष 1923 में छिंदवाड़ा के तामिया में इन्होंने आदिवासियों को लेकर क्रांति की है। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। बाकी के ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्वनाथ सालपेकर की इन्होंने मदद करी है जंगल कानून को तोड़ने में। 1940 में जहर दे दिया जाता है और वर्तमान में बादल भाई भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन पर आक्रमण किया गया? ऑप्शन है वीरसा गौड़, जनक सिंह कोरकू, कोबा गौड़, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा वीरसा गौड़। तो ध्यान रखिएगा वीरसा गौड़ का संबंध है एक तो भारत छोड़ो आंदोलन मतलब 1942 से है और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने घोड़ा डोंगरी में क्रांति का नेतृत्व किया है। रेल की पटरियों को उखाड़ दिया था और सरकारी अस्पतालों, सरकारी इमारतों को आग लगा दी थी। बाद में पुलिस की गोलाबारी से फिर इनकी मृत्यु हो जाती है, ये शहीद हो जाते हैं। आज के लिए फिर इतना ही। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।